हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, जीव विज्ञान का टॉपिक फर्स्ट हमने कवर किया था। उसमें क्या है कि हमने बहुत सारे फैक्ट्स, जीव विज्ञान की एक तरीके से बेसिक नॉलेज दी थी। अब इस वीडियो में उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ आप लोग बिल्कुल से ज्वाइन करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा है पहले वीडियो में, अच्छी प्रतिक्रिया आई है, इस वजह से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समग्र अध्ययन है दोस्तों, एक बार आपको पढ़ना है और ज़िंदगी भर फुर्सत रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। इसके पहले जो हमारे छात्र टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दें। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें वार्गिकी का जन्मदाता कहा जाता है, ने इसे प्रचलित किया था। तो द्विनामकरण जो पद्धति है उसके जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार क्या है, प्रत्येक जीवधारी का लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर जो नाम है वो बनता है। पहला शब्द वंश नाम यानी कि जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम जाति नाम स्पेसिफिक नेम होता है। वंश और जाति नामों के बाद उस वार्गिकी विद का नाम लिखा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण, इस पद्धति के अनुसार मानव का यानी कि हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिन है। ऐसे में देखा जाए तो होमो उस वंश का नाम है और उसकी एक जात सैपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। तो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कोशिका की तरफ। दोस्तों यहाँ पर चौकन्ने होकर देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। जीवधारियों की जो रचनात्मक या कार्यात्मक और आनुवांशिक इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगला है, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया था और रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन बने। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। और वनस्पति शास्त्री जो स्लाइडेन हैं तथा जंतु वैज्ञानिक स्वान हैं, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। अगला है, जीव द्रव्य की खोज डुजार्किन ने की थी, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जबकि इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला है, जीव द्रव्य सिद्धांत यानी कि प्रोटोप्लाज्म थियरी सुल्ज ने 1861 ईस्वी में दी थी। पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो 1883 ईस्वी में इस पंपर ने इसको दिया था। और वाल्डेयर की बात करें तो इसने क्रोमोसोम नाम 1888 में दिया था। तो पर्णहरित की खोज यानी कि क्लोरोप्लास्ट की खोज इस सिम्पम्पर ने की थी और वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की।
और फ्लेमिंग ने 1880 ईस्वी में क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राइबोसोम की खोज दोस्तों जी.ई. पैलेड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की? जी.ई. पैलेड ने। लाइसोसोम की राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलेड ने की थी, जबकि लाइसोसोम की अगर हम बात करें इसकी खोज सी.डी. डुवे ने की थी और सेंट्रोसोम नाम टी. बोवेरी ने दिया था। और माइटोकांडिया की खोज की बात करें तो सी. बेंडा ने इसकी खोज की थी। और जीव शब्द का जो प्रतिपादन है W.L. जोहानसन ने किया था। तो ये देखिए कितने सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम थियरी सेक्शन को देखेंगे। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और दूसरा है केंद्रक द्रव्य जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए कोशिका द्रव्य जो है यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। किसके बीच? कोशिका में केंद्रक और झिल्ली के बीच ये रहता है क्या? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य की बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका के केंद्रक के भीतर होता है। और जीव द्रव्य में लगभग 80% जो भाग होता है वो जल का होता है। अब कोशिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यह प्रिमिटिव कोशिका है जिसमें केंद्रक निश्चित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों केंद्रक का अभाव होता है। ये फैक्ट बनता है। जैसे जीवाणु कोशिका और नील हरित शैवाल कोशिका, ये इसके उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो विकसित कोशिका को ही यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जो विकसित कोशिका होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिकाओं की आकृतियां लंबी, गोलाकार, चपटी, आयताकार, बहुभुजी होती हैं और इनका आकार 1 माइक्रोन से 1.5 मिलीमीटर तक होता है। केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रक की संख्या, जिसमें एक केंद्रक कोशिका होगी वो अमीबा है, द्विकेंद्रीय कोशिका होगी पैरामीशियम है, बहुकेंद्रीय कोशिका होगी तो ओपेलाइना है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स उनको बेहतर समझ आ रहा होगा। कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय जंतु, दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। अब देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी जैसे अमीबा आदि वो एक कोशिकीय जंतु हैं, जबकि एक कोशिकीय जंतुओं के अतिरिक्त सभी जंतु जैसे मेढक, बिल्ली, ये सब क्या हैं? बहुकोशिकीय जंतु हैं। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो न्यूरॉन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? वो क्या है? न्यूरॉन है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो दोस्तों हैं वो लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी है। एक वयस्क मनुष्य का शरीर 6 × 10⁻³ प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक नवजात शिशु का जो शरीर है 20 लाख प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लेते हैं। देखिए इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा और इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसमें बात करें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है और इसमें श्वसन तंत्र माइटोकांड्रिया में होता है। यह प्रायः जीवाणु और नील हरित शैवाल में पाई जाती है। ये सभी जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। राइबोसोम 70S अवसाद गुणांक के रूप में होते हैं और राइबोसोम 80S अवसाद गुणांक के रूप में होते हैं। इसमें विकसित माइटोकांड्रिया लवक न्यूक्लियोलस विकसित होते हैं, न्यूक्लियोलस विकसित होते हैं और इसमें माइटोकांड्रिया लवक और न्यूक्लियोलस विकसित नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होगा, इसमें वास्तविक केंद्रक होगा। ये कोशिकाएं अर्धविकसित होंगी और ये कोशिकाएं पूर्ण विकसित होंगी। कौन सी? यूकैरियोटिक। अब कोशिका की हम संरचना की बात करेंगे। दोस्तों कोई भी जीव हो या तो वो एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है और जीवों की जो कोशिकाओं की संख्या है उसके आकार पर निर्भर करती हैं।
अब कोशिका के मुख्य भागों का हम विवरण लेंगे। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, देखिए यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह किसमें पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किस काम में आती है? कोशिकाओं को निश्चित आकार और आकृति देने के काम में। अब कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन, देखिए जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक, अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल झिल्ली से घिरी होती हैं और इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का जो प्रमुख कार्य है, कोशिका के भीतर व बाहर से आने जाने वाले पदार्थ का चयन करना होता है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा, रंगहीन, पारमासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की, देखिए यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक में दोस्तों डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करेगा और 4 मुख्य भाग होंगे: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। केंद्रक के 4 मुख्य पार्ट हैं। अब दोस्तों हम माइटोकांड्रिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकांड्रिया जो होती है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। माइटोकांड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इनमें उभार पाए जाते हैं और इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछा जाता है एग्जाम में। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है। माइटोकांड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अब दोस्तों विभिन्न कोशिकाओं की माप है, जैसे मुर्गी का अंडा, अमीबा, लाल रुधिर, ऑस्ट्रिच का अंडा और टाइफाइड बैसिलस, ये आपको उतना मतलब का नहीं है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम यहीं पर चर्चाओं को ख़त्म करेंगे। माइटोकांड्रिया तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अगले सेक्शन में दोस्तों माइटोकांड्रिया के बाद हम लवक, जिसमें हरित लवक, वर्डी लवक, गाल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक का है, स्फीरोसोम, गुणसूत्र, माइक्रोबॉडीज, इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हेरिडिटरी यानी कि आनुवांशिकी तक बढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम धुन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।